हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर वर्ल्ड कप फाइनल मैच में विराट कोहली की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की खबर। मैदान में घुसे दर्शक ने बताई अपनी पहचान, हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, ये दर्शक नहीं बल्कि फलस्तीन का सपोर्टर था। जी हां, जो बीच मैदान में मैच के दौरान घुस आया दोस्तों, जिसके बाद आपको बताएंगे इसका मंसूबा क्या था और विराट कोहली से जिस प्रकार से जाकर मिला आखिर चाहता क्या था, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे इम्फाल हवाई अड्डे के एयर स्पेस में दिखा संदिग्ध यूएवी, 3 घंटे तक फ्लाइट्स पर पड़ गया असर। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या मालदीव से भारत को बाहर करवा रहा है चाइना, क्या चीन के इशारे पर राष्ट्रपति मुइज्जू भारतीय सेना को मालदीव से बाहर कर रहा है, सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि टीम इंडिया के हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा दोस्तों, एक से एक बड़ी जानकारी बताएंगे। बने रहेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वर्ल्ड कप फाइनल मैच में विराट कोहली की सुरक्षा में बड़ी चूक की बड़ी खबर। मैदान में घुसे दर्शक के रूप में फलस्तीनी सपोर्टर ने बताई अपनी पहचान, हुआ गिरफ्तार। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रविवार यानी 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच घमासान टक्कर हुई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 240 रन बनाए थे, मगर इसी मुकाबले में भारतीय पारी के दौरान सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली। एक फलस्तीन समर्थक अचानक मैदान के अंदर घुस आया और उसने विराट कोहली के पास जाकर उनको पीछे से पकड़ लिया। उस युवक ने मास्क भी फलस्तीन के झंडे वाला पहना हुआ था। ये वाकया भारतीय पारी के दौरान 14वें ओवर की तीसरी बॉल के बाद हुआ। इस वाकये के तुरंत बाद सिक्योरिटी वाले आए और उस दर्शक को पकड़कर बाहर किया। इसी दौरान उस युवक के हाथ में चोट भी लगी है। फिलहाल उस युवक को पकड़कर चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन लाया गया है। अब उस युवक की पूरी जानकारी भी सामने आई है। उसका नाम वेन जॉनसन है और उसने खुद को ऑस्ट्रेलियन नागरिक बताया है। उसके पासपोर्ट से भी इसका खुलासा हुआ है। उसकी उम्र 24 साल ही है। सुरक्षा नियम तोड़ने वाले युवक ने कहा कि मेरा नाम जॉनसन है, मैं ऑस्ट्रेलियन नागरिक हूँ, मैं विराट कोहली से मिलने के लिए स्टेडियम घुसा था, मैं फलस्तीन को सपोर्ट करता हूं। सूत्रों ने बताया कि आरोपी वेन जॉनसन फाइनल मैच देखने के लिए भारतीय टीम की जर्सी पहनकर स्टेडियम में घुस गया था, यानी कि वो बताना चाहता था कि टीम इंडिया को सपोर्ट करने आया है। हालांकि बाद में स्टैंड में ही उसने ये जर्सी बदली और फलस्तीन को सपोर्ट करने वाली टी शर्ट पहनकर मैदान में घुस आया। इसी दौरान उसने कोहली को भी पकड़ लिया था। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक हुई है, न जाने और भी बहुत कुछ हो सकता था। और खास करके विराट कोहली की सुरक्षा में जो ये चूक हुई है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इस पर अधिकारियों पर गाज जरूर गिरनी चाहिए। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे फाइनल मैच के दौरान। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होगा बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इम्फाल हवाई अड्डे के एयर स्पेस में दिखा संदिग्ध यूएवी, 3 घंटे तक फ्लाइट्स पर असर। जी हाँ, इम्फाल के वीर टिकेंद्र जीत एयरपोर्ट के हवाई क्षेत्र में रविवार को एक अज्ञात ड्रोन देखे जाने के बाद कई फ्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया। इस दौरान करीब 3 घंटे तक एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन बंद रहा। इम्फाल एयरपोर्ट की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अज्ञात यूएवी दिखाई देने के बाद 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, जबकि 3 उड़ानें देरी से रवाना हुई। इम्फाल एयरपोर्ट पर यूएवी देखे जाने के बाद कोलकाता से इम्फाल आने वाली इंडिगो फ्लाइट को अगले निर्देशों तक कोलकाता एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। वहीं उड़ान भरने के लिए तैयार 3 अन्य विमानों को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जबकि इम्फाल पहुंचने वाली 2 आने वाली उड़ानों को कोलकाता की ओर मोड़ दिया गया था। बता दें आपको, दरअसल मणिपुर में जातिगत हिंसा के बीच सुरक्षा एजेंसियों का पूरा कुनबा अलर्ट मोड पर है। मणिपुर में मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और इस संघर्ष में हिंसक झड़पों के बीच अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां क्या मालदीव से भारत को बाहर करवा रहा है चीन। जिनपिंग के खास शख्स से मुलाकात के बाद ही राष्ट्रपति मुइज्जू ने कर दिया ये बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, भारत और मालदीव के रिश्ते काफी पुराने हैं। हिंद महासागर में मौजूद इस पड़ोसी देश को जब भी मदद की आवश्यकता पड़ी है तब भारत ने आगे उसकी सहायता किया है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी भारत ने किया है। हालांकि अब दोनों देशों के रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके पीछे की वजह चीन है, जिसके चलते मालदीव ने भारत के साथ दोस्ती बिगाड़ ली है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुइज्जू ने शपथ लिया है और उन्होंने 24 घंटे के बाद
बाद ही भारत सरकार से कहा कि वो अपने सैनिकों को मालदीव से बुला लें। अब ऐसे में इस खबर का जो मूल उद्देश्य है दोस्तों वो ये है कि क्या मालदीव से भारत को बाहर करवाने में चीन का रोल है। तो आपको बता दें, समाचार एजेंसी AFP के रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मुइज्जू को चीन समर्थक नेता के तौर पर जाना जाता है। चीन ने मालदीव में कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लगाए हुए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय सैनिकों को जाने के लिए कहने से ठीक एक दिन पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत शेन यिकिन से मुलाकात की। यिकिन ने मुइज्जू को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी और कहा कि वो चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में मालदीव चीन के रिश्ते मजबूत हों। यही वजह है कि शक की सुइयां चीन की ओर मुड़ रही है। माना जा रहा कि कहीं ना कहीं चीन समर्थक मुइज्जू को बीजिंग की तरफ से ही ऐसा करने को कहा गया है। जी हाँ, आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इस मुद्दे पर एक और खबर की बात करें, जहां यमन के हूती लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया इजरायली शिप, लाल सागर में दिया घटना को अंजाम। रिपोर्ट का बहुत बड़ा दावा। जी हाँ, यमन के हूती मिलिशिया लड़ाकों ने कथित तौर पर गैलेक्सी लीडर नाम के इजरायली जहाज को लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। समाचार एजेंसी अल अरबिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर 22 लोग सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सूत्रों ने कहा कि हूती लड़ाकों ने लाल सागर में आंशिक रूप से इजरायल के स्वामित्व वाले एक जहाज को जब्त कर लिया है। जहाज पर कोई भी इजरायली नागरिक सवार नहीं था। इससे पहले रविवार को समूह के टेलीग्राम चैनल के अनुसार ईरान समर्थित हूतीस के प्रवक्ता हैदा सारिया ने कहा था कि समूह इजरायली कंपनियों के स्वामित्व वाले या संचालित या इजरायली ध्वज ले जाने वाले सभी जहाजों को टारगेट करेगा। वहीं सीरिया ने सभी देशों से ऐसे किसी भी जहाज के चालक दल पर काम कर रहे अपने नागरिकों को वापस बुलाने का आह्वान किया। मंगलवार को हुतीस ने उनके नेता ने चेतावनी दी थी कि उनकी सेना इजरायल पर और हमले करेगी और वे लाल सागर और बाब अल मंडेब जल संधि में इजरायली जहाजों का निशाना बना सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इजरायल को हराने ईरान ने बनाया फतेह नाम का प्लान, पूरे अरब में मचा सकता है एटमी कोहराम। दरअसल इजरायल को हराने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐसा फतेह प्लान बनाया है जो पूरे अरब में एटमी कोहराम मचा सकता है। इजरायली सेना IDF ने दावा किया है कि ईरान ने सीक्रेट तरीके से हिजबुल्लाह और हूती को 500 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी फतेह मिसाइल दे दी है। इसका एक ही मतलब है कि हिजबुल्लाह और हूती एक साथ इजरायल पर फतेह मिसाइल से हमला करने वाले हैं। हिजबुल्लाह और हूती ने भी बाकायदा वीडियो जारी करके इसका ऐलान कर दिया है। यमन पर कंट्रोल करने वाला ईरान का प्रॉक्सी संगठन हूती इजरायल पर ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले कर रहा है। लेबनान की सीमा से ईरान का प्रॉक्सी नंबर 2 हिजबुल्लाह भी बार बार इजरायल को मिसाइलों से तबाह करने की धमकी दे रहा है। जी हाँ, एक और खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पर जयशंकर जी का बहुत बड़ा बयान, फलस्तीनियों की मदद करते रहेंगे। गाजा के लिए रवाना हुआ दूसरा भारतीय विमान। जी हाँ दोस्तों, इजरायली बलों और हमास आतंकवादियों के बीच बढ़ते युद्ध के बीच भारत ने रविवार को गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। गाजा में मरने वालों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। एक्स पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ट्वीट किया कि भारत फलस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता जारी रखेगा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जानकारी दी, भारत का दूसरा विमान MCC C-17 विमान 32 टन सहायता लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। इससे पहले भी 22 अक्टूबर को भारत ने युद्ध के बीच फलस्तीनियों को मदद पहुंचाने के लिए मदद की पहली खेप भेजी थी। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत नहीं आए थे व्लादिमीर पुतिन, लेकिन वर्चुअल G20 समिट में हिस्सा लेंगे। जी हां, पश्चिमी देशों के नेताओं से भी होगा सामना। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर महीने में नई दिल्ली में हुए G20 समिट में हिस्सा नहीं लिया था। इस पर काफी सवाल उठे थे कि भारत जैसे करीब के दोस्त द्वारा आयोजित किए जा रहे सम्मेलन में भी आखिर पुतिन शामिल क्यों नहीं हुए। इसके कुछ दिनों बाद वे चीन पहुंचे थे, जो कि रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। अब अगले हफ्ते भारत के नेतृत्व में ही होने वाले G20 वर्चुअल समिट में पुतिन हिस्सा अवश्य लेंगे। रूसी सरकार के सरकारी मीडिया के टीवी प्रेजेंटेटर पावेल जारूबिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि काफी समय के बाद ये पहला इवेंट होगा जहां पुतिन और पश्चिमी देशों के नेता मौजूद रहेंगे। मालूम होगी पिछले साल रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू होने की वजह से पुतिन और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका को तगड़ा झटका देंगे भारत और UAE साथ मिलकर रूसी फाइटर जेट Su-57 बनाने की बड़ी तैयारी। जी हां, रशिया के सुखोई 57 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले दिनों दुबई एयर शो के दौरान रिपोर्ट आई थी कि रशिया के 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 की पेशकश भारत और UAE को की जा सकती है। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोनों देश इस सेट का साथ में मिलकर निर्माण कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक बड़ा कदम होगा उनका
मानना है कि ऐसा होने से अमेरिका का मध्य पूर्व पर प्रभाव कम हो सकता है। रशिया के इस जेट को काफी ताकतवर बताया जा रहा है। उनकी माने तो ये फाइटर जेट अमेरिका के कुछ जेट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की तरफ से बताया गया है कि भारत और यूएई ने इस जेट को साथ में मिलकर बनाने में रुचि दिखाई है। एजेंसी ने विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के हवाले से लिखा है कि अगर भारत इन लड़ाकू विमानों का निर्माण रशिया के साथ शुरू करता है तो ये रक्षा के क्षेत्र में एक और सुनहरा कदम होगा। ऐसे में दोस्तों इंडिया को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इंडियन आर्मी को। अगली खबर की बात करें जहां पर फिलिस्तीन की पीठ में छुरा भोंक रहा पाकिस्तान, इजराइल को दे रहा हथियार, रिपोर्ट में मच गया हड़कंप। जी हां, पाकिस्तान और इजराइल के बीच रिश्तों की सच्चाई सबको मालूम है। पाकिस्तान एक तरफ इजराइल को एक देश का दर्जा नहीं देता है तो दूसरी ओर वो खुद को फलस्तीन का हिमायती बताता है। लेकिन अब एक रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है उस पर अगर यकीन करे तो पाकिस्तान इजराइल को हथियार मुहैया कराकर फलस्तीन के पीठ में छुरा भोंक रहा है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान लंबे समय से फलस्तीन के मुद्दे को अपना समर्थन दे रहा है वही अब इजराइल को 155 मिलीमीटर के गोले की सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा एक देश के तौर पर इजराइल का विरोध करता आया है। एक्स पर एक अकाउंट ने फ्लाइट ट्रैकर डेटा का हवाला देते हुए चौंकाने वाला दावा किया। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने बहरीन से पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान बेस तक उड़ान भरी। इसके बाद ये एयरक्राफ्ट ओमान के रास्ते साइप्रस में एक सहयोगी बेस तक पहुंच गया। इस अकाउंट के दावे के मुताबिक साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का अक्रोटीरी बेस हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल को गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य केंद्र के तौर पर उभरा है। जी हाँ दोस्तों, अगर वाकई में ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये फलस्तीन के लिए साथ बहुत बड़ा धोखा किया पाकिस्तान ने। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक और खबर बता दें, इस मुस्लिम देश का सबसे बड़ा ऐलान, युद्ध रुकने पर फिर से बनाएंगे गाजा की तबाह इमारतें। जी हाँ, इजराइल के हमलों में तबाह हो चुके गाजा शहर को फिर से बनाने में तुर्की ने मदद का ऐलान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि युद्ध रुकने पर हम गाजा में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, पानी, बिजली, अस्पतालों और स्कूलों के पुनः निर्माण के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। शनिवार को अपनी जर्मनी यात्रा से लौटने के बाद मीडिया से अपनी बातचीत में एर्दोगन ने कहा कि इजराइल ने गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया। इजराइल की ओर से किए गए विनाश की भरपाई के लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान से खाली हाथ जाने को मजबूर अफगानी, पीछे छूट गई लाखों की संपत्ति और रकम। जी हाँ, हाजी मुबारक शिनवारी 1982 में अपने 5 बेटों और 2 भाइयों के साथ पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से वस्त्र, परिवहन और ऋण देने समेत विभिन्न व्यवसाय का एक नेटवर्क तैयार किया और अब कराची के बाहरी इलाके में अल आसिफ स्क्वायर में कई संपत्तियों के मालिक हैं। शिनवारी कहते हैं, हम इतने साल से यहाँ बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं और स्थानीय लोगों की मदद से अपना कारोबार स्थापित किया है। वो ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है। और ऐसे ही दोस्तों बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में बसे हुए थे और उनको अब उजड़ना होगा। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहाँ पाकिस्तान के हालात और भी नाजुक, अब 6 अस्पताल बंद होने के कगार पर, कर्मचारियों का वेतन भी रुका। जी हाँ, पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के सभी 5 सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल और लाहौर के शेख जायद अस्पताल ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। यहाँ इन अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए 11 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी PKR देने के वित्त प्रभाव के अनुरोध को संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। इस कारण कई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स की नर्सें 1 सप्ताह से अधिक समय से वेतन रुकने के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। इन अस्पतालों की लैब भी जल्द ही पूरी तरह ठप हो जाएंगी क्योंकि टेस्टिंग किट का स्टॉक खत्म हो रहा है। फिल्म न होने के चलते रेडियोलॉजी परीक्षणों को भी अस्वीकार किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में ही कुत्ते ने काटा, गिफ्ट में भी मिला टेडी डॉगी। जी हाँ, यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति को कुत्ते ने काट लिया। सुनकर हैरान हो गए ना, लेकिन ये सच है। मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति को डॉग ने काटा भी तो कहां, अपने देश के 1500 किलोमीटर दूर डॉग बाइट की तमाम खबरें तो आए दिन आती रहती हैं। देश विदेश में डॉग बाइट अब आम हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति को कुत्ते के काटने की घटना अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वार डेर बेरेन मोल्दोवाना के दौरे पर हैं। इस दौरान वे मोल्दोवन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मैया संधू के साथ टहल रहे थे। इस दौरान वहां कुछ पालतू डॉग बंधे हुए थे। डॉग को देखकर बेलेन डॉग को सहलाने लगे, तभी उस डॉग ने उन्हें हाथ पर काट लिया। अगली खबर की बात करें जहां प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी बंधकों के परिजन ने कहा, जरूरत पड़ी तो गाजा की तरफ करेंगे कूच। जी हां, फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर शनिवार को हजारों लोगों ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर
विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन मार्च में बंधकों के परिवार के सदस्यों ने भी भाग लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गाजा की तरफ भी कूच करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां शी जिनपिंग के स्वागत में इन लोगों ने बिछाए पलक पावड़े, वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने से भड़के सांसद ने पूछ डाला ये सवाल। जी हां, अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की शाही खातिरदारी के बीच उन्हें दिए गए वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर नाराजगी जताते हुए ऐसा करने वालों को फटकार लगाई है। ऐसे लोगों को नसीहत देते हुए सीनेटर ने बड़ी बात कही है। दरअसल एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन यानी एपेक समिट के इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शीर्ष अमेरिकी कंपनियों की आलोचना की। आपको बताते चले कि सीनेटर क्रिस स्मिथ ने कहा कि शी जिनपिंग की मेहमानबाजी के दौरान इस तरह से पलक पावड़े बिछाना और उनकी अगवानी करना मानवाधिकारों और कानून के शासन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता के विपरीत है। साथ ही साथ अगली खबर बताते, जहां भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बढ़ोतरी, पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंची इकोनॉमी। जी हां, भारत की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है और इसके साथ ही ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां फिर चकनाचूर हुआ एलोन मस्क का सपना। स्पेसएक्स का ताकतवर रॉकेट लॉन्चिंग के बाद नेस्तनाबूत। जी हाँ, एलोन मस्क की स्पेसएक्स ने शनिवार को अपने विशाल रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया, लेकिन बूस्टर और फिर यान में विस्फोट से इसकी दूसरी परीक्षण उड़ान विफल हो गई। मस्क का इरादा लोगों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए उनके रॉकेट बेड़े का उपयोग करने का है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने शनिवार को अपने विशाल रॉकेट स्टारशिप को प्रक्षेपित किया, लेकिन बूस्टर और फिर यान में विस्फोट से इसकी दूसरी परीक्षण उड़ान विफल हो गई। बूस्टर ने रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर भेजा, लेकिन दक्षिण टेक्सास से उड़ान भरने के 8 मिनट बाद इसका संचार टूट गया और स्पेसएक्स ने घोषणा की है कि परीक्षण विफल हो गया। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां 2 महीने के लिए आर्कटिक में कायम हुआ अंधेरा 23 जनवरी तक नहीं होगी सुबह। जी हाँ, सर्दियों के मौसम में दिन छोटा और रातें लंबी हो जाती हैं, लेकिन अमेरिका के सबसे उत्तरी शहर उटकियाविक में अगले अब कुछ दिनों तक सिर्फ रात ही रात होगी और ये शहर अलास्का में मौजूद है। शनिवार को इस साल यहाँ आखिरी बार सूर्य अस्त हुआ। जनवरी के अंत में अब दोबारा यहाँ सूर्य दिखाई देगा। अगले कुछ दिनों तक यहाँ सिर्फ रात होगी। इसका कारण इस जगह का आर्कटिक सर्कल में होना है, जहाँ ध्रुवीय रातों का अनुभव होता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमेरिका में सैकड़ों भारतीय अमेरिकियों ने धूमधाम से मनाया छठ पर्व। जी हाँ, पीढ़ियों पुरानी अपनी पारिवारिक परंपरा को जारी रखते हुए भारतीय मूल के सैकड़ों अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञ अपने दोस्तों और परिवारों के साथ छठ पर्व मनाने के लिए अमेरिकी शहर फ्रेमोंट में एक झील के तट पर एकत्र हुए। छठ पर्व 17 नवंबर को शुरू हुआ। त्योहार के दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में सैकड़ों भारतीय अमेरिकी पर्व में शामिल हुए। राकेश सिंह नाम के एक निवासी ने कहा, हम यहाँ छठ पर्व मना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत में तो धूमधाम से मनाया ही जाता है छठ पूजा। अब अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में भी छठ पूजा मनाया जाता है, जो कि भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। ऐसे में हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो इस वीडियो को देखने कितने लोग ऐसे हैं जो छठ पूजा मनाते हैं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां दोस्तों वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करते हैं, जहां पर हार के बाद टीम इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया हौसला। कहा, हम आपके साथ खड़े हैं आज भी और हमेशा भी। जी हां, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 6ठी बार चैंपियन बनी है, वहीं भारत का तीसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। साथ ही भारत की मेजबानी में खेला गया आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 बेहद निराशा के साथ खत्म हुआ। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम इंडिया को सांत्वना दी। उन्होंने लिखा कि प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बहुत अच्छे जज्बे के साथ खेला और देश को बहुत गौरवान्वित किया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि टीम इंडिया, आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, जीते या हारे हम आपसे प्यार करते हैं। साथ ही विश्व कप में शानदार जीत के लिए ऑस्ट्रेलियाई को बधाई। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से फाइनल मैच में इंडिया ने खेला, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, आपकी क्या राय है दोस्तों? आखिर कहां गलती रह गई, क्या ऐसा हो गया जो इंडिया जीत नहीं पाई? जो भी आप कहते हैं बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हारने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे अपनी टीम पर गर्व है। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कहा कि परिणाम भले ही पक्ष में नहीं रहा, लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुझे अपने टीम पर गर्व है। जी हाँ, उन्होंने
कहा, पर ईमानदारी से कहूं तो अगर इस स्कोर में 20-30 रन और जुड़ जाते तो अच्छा होता। जब केएल राहुल और विराट बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय लग रहा था कि हम 270-280 रन के स्कोर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने लगातार विकेट गवा दिए। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों आपको इसी से जुड़ी एक और खबर बता दें, जहां जयराम रमेश यानी कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा, महिला रेसलर्स के आंदोलन का किया था समर्थन, कपिल देव को वर्ल्ड कप के फाइनल में ना बुलाना गलत। जी हाँ दोस्तों, इस मैच के दौरान अब तक के सभी विश्व कप विजेता कप्तान शामिल हुए, लेकिन इसमें कपिल देव शामिल नहीं थे। इसको लेकर कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार है कि कपिल देव को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल के लिए बीसीसीआई ने आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेदी की तरह कपिल देव भी अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और वो कुछ महीने पहले आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में खुलकर सामने आए थे। दोस्तों इस पर आपका क्या टेक होगा कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां उत्तरकाशी टनल से जुड़ी खबर, टनल में फंसे मजदूरों को डिप्रेशन से बचाने के लिए भेजी दवा, खाने के लिए सूखी मेवा की सप्लाई। जी हां, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे को 7 दिन पूरे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है, अंदर फंसे 41 मजदूरों को डिप्रेशन से बचाने के लिए एंटी डिप्रेशन दवा भेजी जा रही है। इसके अलावा सूखी मेवा और मल्टी विटामिन की दवा भी दी जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने रविवार को बताया कि श्रमिकों को मल्टी विटामिन, एंटी डिप्रेसेंट और सूखी मेवा भेजे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात यह है कि अंदर बिजली कनेक्शन शुरू हो चुका है, जिसके कारण टनल के अंदर रोशनी है। पाइपलाइन से पानी भी भेजा जा रहा है। इसके लिए एक 4 इंच के पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा। वैसे ये आम तौर पर कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पाइप के जरिए ही पहले दिन से खाना भेजा जा रहा है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की महिलाओं को दिया तोहफा, सुना दी खुशखबरी। जी हाँ, देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी स्कीमें चलाई जा रही है। अब निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। पीएम स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मंजूरी पत्र वितरित करते हुए कहा कि नगर पालिकाओं के अधिकारियों को शामिल नहीं किए गए फुटपाथ पर बिक्री करने वालों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने में मदद करनी चाहिए। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम पीएम स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त घटक है। इसमें योजना के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार की 8 योजनाओं तक पहुंच मुहैया कराई जाती है। बाकी सारी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों महिलाओं को लोन की सुविधा मिलती है, महिलाएं शुरू कर सकती है अपना बिजनेस और इसके लिए महिलाओं को प्राथमिकता भी दी जाती है। अंतिम खबर आपको बता दें, जहां विराट कोहली को मिला यादगार तोहफा, सचिन तेंदुलकर ने गिफ्ट की अपनी 10 नंबर वाली जर्सी। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच से पहले अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी उपहार में मिली है। तेंदुलकर ने अपने अंतिम वनडे के दौरान अपनी पहनी हुई हस्ताक्षर हुई जर्सी कोहली को उपहार में दी। तेंदुलकर का आखिरी वनडे 2012 में मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच में था। जी हाँ, ऐसे में विराट कोहली को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा आप लोग। बहरहाल दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने निकला सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।